भूतिया हॉस्पिटल। एक बार की बात है, दो दोस्त मुंबई जैसे बड़े शहर में रहा करती थीं। उन्हें अलग अलग जगह जाकर घूमने का बहुत ही ज्यादा शौक था। एक दिन पायल सुनिधि से कहती है, सुनिधि, मैंने एक बहुत पुराना गांव ढूंढा है, चल वहाँ जाकर घूम कर आते हैं, बहुत मजा आएगा। पायल, अभी तो घूम कर आए हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा थकान हो रही है। अब मैं आराम करना चाहती हूँ कुछ महीनों के लिए, इसीलिए मैं तेरे साथ घूमने नहीं जाऊंगी। सुनिधि, मैं तेरी ना नहीं सुनूंगी, चुपचाप पैकिंग कर। पायल सुनिधि की एक नहीं सुनती और सुनिधि भी पायल को ज्यादा मना नहीं कर पाती और वो अपनी पैकिंग कर लेती है। दोनों दोस्त अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगती हैं और जैसे ही वो गांव में एंटर करती हैं, वैसे ही मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी गाड़ी एक बड़े से पेड़ से जाकर टकरा जाती है। पायल को ज्यादा चोट नहीं आती, लेकिन सुनिधि, उसके सर पर बहुत ही ज्यादा चोट आई थी। सुनिधि, मेरी प्यारी दोस्त, तुझे कुछ भी नहीं होगा। मौसम जैसे ही ठीक होगा, मैं इस गांव में कोई न कोई हॉस्पिटल तलाश कर ही लूंगी और मैं तेरा इलाज कराऊंगी। सामने एक झोपड़ी नजर आ रही है, चल थोड़ी देर वहाँ पर ठहरते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करेंगे। पायल सुनिधि को अपना सहारा देती है और वो इतने ज्यादा खराब मौसम में सामने जो झोपड़ी नजर आ रही थी वहाँ लेकर जाती है। दोनों दोस्त बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थी। उन्हें ठंड भी बहुत ही ज्यादा लग रही थी। क्या अंदर कोई है? अंदर कोई है क्या? कोई हमारी मदद कर सकता है? हमारी मदद करो। पायल जोर जोर से मदद के लिए पुकार रही थी कि तभी एक बहुत ही ज्यादा बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी से बाहर निकलकर आती है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। वो बूढ़ी औरत पायल और सुनिधि को अपने साथ अपनी झोपड़ी के अंदर ले जाती है। पायल उस बूढ़ी औरत से कहती है, अम्मा जी, हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया, मेरी दोस्त को बहुत ही ज्यादा चोट लगी है। इस गांव में क्या आसपास कोई हॉस्पिटल है? आसपास? ना बिटिया ना, हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं है। अम्मा जी, इस गांव में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, फिर इस गांव के लोग अपना इलाज कैसे कराते हैं? हम इंसान हैं, बीमारी तो लगी रहती है। अच्छा, आप अपना इलाज दूसरे गांव में कराने जाते होंगे। अरे बिटिया, इस गांव में तो क्या, आसपास के गांव में भी कोई अस्पताल नहीं है और अगर किसी इंसान को बड़ी बीमारी हो भी जाती है तो वो ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाता है। कोई इलाज वगैरह नहीं होता। छोटी मोटी बीमारी का इलाज हम खुद ही कर लेते हैं। पायल उस बूढ़ी औरत से कपड़ा लेती है और अपनी दोस्त के सर पर बांध देती है। कुछ समय बाद बारिश थम जाती है। अम्मा जी, हमें अपने घर में जगह देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पायल रात के अंधेरे में अपनी दोस्त को लेकर उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी से बाहर निकल जाती है। उसकी गाड़ी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो पैदल ही अपनी दोस्त को लेकर जा रही थी कि तभी उसे गांव के अंदर एक हॉस्पिटल नजर आता है। लगता है अम्मा जी सठिया गई है। इस गांव में इतना बड़ा हॉस्पिटल है और उन्होंने कहा कि इस गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है। उनकी झोपड़ी से कुछ ही दूरी पर तो है ये हॉस्पिटल। अगर उन्होंने पहले बता दिया होता तो सुनिधि के सर से इतना खून भी नहीं निकलता। देखो सुनिधि, इस गांव में हॉस्पिटल है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। पायल हॉस्पिटल देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि अब वो अपनी दोस्त का इलाज अच्छी तरह से करवा सकती थी और पायल सुनिधि को हॉस्पिटल लेकर जाती है। इनके सर से तो बहुत ही ज्यादा खून निकल चुका है, लाइए मैं इन्हें अपने साथ लेकर जाती हूँ। नर्स सुनिधि को अपने साथ ले जाती है और पायल बाहर बैठकर सुनिधि का इंतजार करती है और वो बाहर बैठे हुए मरीजों को देख रही थी कि तभी उसकी नजर उस बूढ़ी औरत पर जाती है जिसके घर वो कुछ समय बिता कर आई थी। ये देखकर पायल चौंक जाती है। अरे ये अम्मा जी हॉस्पिटल में क्या कर रही है? मुझे तो मना कर दिया था कि इस गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है और खुद अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में आई है। सुनिए अम्मा जी, मुझसे तो आपने झूठ बोला कि इस गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है और आप खुद अपना इलाज कराने आई हैं। अम्मा जी रुकिए तो। पायल जोर जोर से उस बूढ़ी औरत को आवाज लगाती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत पायल की एक आवाज नहीं सुनती और वो सीधा चली जाती है। पायल को कुछ अजीब सा लगता है कि पता नहीं इस बूढ़ी औरत ने उसकी आवाज क्यों नहीं सुनी। कुछ समय बाद वो नर्स आती है। मेरी दोस्त कहाँ है? इतना समय हो गया, अभी तक उसका इलाज नहीं हुआ क्या? कहाँ है सुनिधि? देखिए, डॉक्टर ने आपके दोस्त को बचाने की बहुत कोशिश की,
लेकिन हमें बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब आपकी दोस्त इस दुनिया में नहीं रही। वो जा चुकी है, मेरा मतलब वो मर चुकी है, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? उसके सर में चोट लगी थी, वो कैसे मर सकती है? ये आप क्या कह रही हैं? देखिए, अब चिल्लाने से कुछ नहीं हो सकता। मुझे जो बताना था सो मैंने बता दिया है। अब आप मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। चलो हटो, मेरा रास्ता छोड़ो। पायल जोर जोर से चिल्लाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसकी दोस्त उसे छोड़कर जा सकती है। वो बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती है, अपनी दोस्त को पुकारती है, लेकिन इस हॉस्पिटल में उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। पायल को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जाता है। उसका रो रो कर बुरा हाल था। सुबह हो जाती है। वो एक पेड़ के पास बैठकर रो रही थी कि तभी एक औरत आती है और पायल से कहती है, अरे बिटिया, क्यों रो रही हो और कौन हो तुम? यहाँ पर क्या कर रही हो? इस गांव में तो तुम्हें अब से पहले कभी नहीं देखा मैंने। आंटी जी, कल रात को ही मैं इस गांव में आई थी अपनी दोस्त के साथ, लेकिन देखिए ना, मेरे दोस्त के सर में मामूली से चोट लगी थी और मैं उसकी मरहम पट्टी कराने के लिए इस गांव के हॉस्पिटल में उसे लेकर गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वो उसे नहीं बचा पाए। इस गांव के हॉस्पिटल के डॉक्टर बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। उन्हें अपना काम अच्छी तरह से करना नहीं आता, उन्हें इलाज करना नहीं आता। उन्होंने मेरी दोस्त को मार दिया, मेरे दोस्त को मार दिया। अरे बिटिया, होश में तो हो ना? ये तुम क्या कहे जा रही हो? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कौन सा अस्पताल, कैसा अस्पताल और कौन से डॉक्टर? किस अस्पताल की बात कर रही हो तुम? आंटी जी, इस गांव में जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, मैं उसी हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ। मरीजों की तो इतनी ज्यादा भीड़ लगी रहती है, जैसे कि ना जाने उस हॉस्पिटल में कितना ज्यादा अच्छा इलाज होता हो। 1 रुपए का इलाज नहीं होता। उन्होंने मेरी इतनी अच्छी दोस्त को मार दिया, उसका अच्छी तरह से इलाज नहीं किया, उसे मौत के घाट उतार दिया। मैं तो आपसे कहती हूँ कि आप अपना इलाज कभी उस हॉस्पिटल में मत कराना, बेमौत मारी जाओगी। अरे बिटिया, लगता है तुम्हें अपनी सहेली की मौत का सदमा लगा है, तभी तो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। इस गांव में तो क्या, आसपास के गांव में भी कोई अस्पताल नहीं है। पता नहीं तुम कौन से अस्पताल की बात किए जा रही हो। कोई अस्पताल नहीं है। ओ अच्छा, समझी। तो तुम उस अस्पताल की बातें करी जा रही हो जो बहुत समय से बंद पड़ा है। अरे वो तो बहुत पुराना अस्पताल है, वहाँ कोई अपना इलाज नहीं कराता, क्योंकि उस अस्पताल में कोई डॉक्टर ही नहीं है जो इलाज करे। वो तो बंद पड़ा है बहुत समय से। ऐसा कैसे हो सकता है? वो हॉस्पिटल तो चल रहा था, वहाँ पर लोग बाग अपना इलाज करा रहे थे और इतने ज्यादा मरीज थे। वो तो कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था जैसे इतने समय से बंद हो। ये क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुनिधि ने सही कहा था कि पुराने गांव में अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती है। शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सुनिधि, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उस रहस्यमय हॉस्पिटल का पता लगा कर ही रहूंगी कि आखिर उस पुराने हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, आखिर उस हॉस्पिटल का क्या रहस्य है। पायल को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था उस औरत की बातें सुनकर, लेकिन वो उस रहस्यमय हॉस्पिटल का रहस्य जानने के लिए उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी के पास जाती है, जहाँ पर उसने रात को कुछ समय बिताया था। लेकिन वहाँ जाकर वो देखती है कि वहाँ तो कोई झोपड़ी ही नहीं है और ना ही वो बूढ़ी औरत थी। ये देखकर तो पायल के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? रात को तो यहाँ पर झोपड़ी थी, मैंने कुछ समय यहाँ पर बिताया था, और वो बूढ़ी औरत, मैंने उन्हें हॉस्पिटल में भी देखा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब तो मुझे मेरे सवालों के जवाब हॉस्पिटल जाकर ही मिलेंगे। ऐसा सोचकर पायल हॉस्पिटल की तरफ अपने कदम बढ़ाती है और वो डरते डरते हॉस्पिटल के अंदर पहला कदम रखती है कि तभी एक नर्स उसके पास आती है। अच्छा, आपको अपना इलाज कराना है? चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। पायल को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। वो नर्स के साथ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे रहस्य भी तो जानना था, इसीलिए वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो अंदर से पूरी तरह से कांप रही थी, उसे पसीने आ रहे थे, लेकिन वो हिम्मत करके नर्स के साथ चली जाती है। डॉक्टर साहब, एक और इंसान अपना इलाज कराने आया है, क्या आप इसका इलाज नहीं करेंगे? देखिए तो, लगता है इस गांव में कोई नया इंसान आया है। तभी तो कल भी हमें एक इंसान मिला और आज भी हमें एक इंसान खाने को मिला। इसका मतलब ये हॉस्पिटल भूतिया हॉस्पिटल है। इसके अंदर भूत रहते हैं और ये मरीज अपने इलाज कराने नहीं आते। ये सब तो भूत है।
ये सब मुझे मारकर खा जाएंगे। देखो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मुझे नहीं पता था कि ये भूतिया हॉस्पिटल है और इसके अंदर भूत रहते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे अपना इलाज नहीं कराना। मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। अब तू यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगी, हम तुझे मारकर खा जाएंगे। इस गांव के सभी लोगों को पता है ये भूतिया हॉस्पिटल है। यहाँ पर रात के अंधेरे में कोई नहीं भटकता, लेकिन जैसे ही इस गांव में कोई नया इंसान आता है वो हमारे जाल में फंस जाता है और वो अपना इलाज कराने के लिए इस भूतिया हॉस्पिटल में आता है। हाँ, और उसके बाद हम उसे खा जाते हैं। अब तुझे भी खा जाएंगे, तुझे नहीं छोड़ेंगे। हमें इंसानी मांस बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तूने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया था। मैंने तुझसे कहा था इस गांव में कोई अस्पताल नहीं है, लेकिन तूने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और तू इस भूतिया अस्पताल में आ गई। अब तू भी मारी जाएगी। तुम भी भूत हो तो तुमने हमें अपनी झोपड़ी में ही क्यों नहीं मार डाला? इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? हम भूतों के भी कुछ कायदे कानून होते हैं। हम ऐसे ही किसी को भी मार मार कर नहीं खा जाते और हम ना ही झूठ बोलते हैं। अब मैं तुझे खा जाऊंगी। हम सब डॉक्टर मिलकर तुझे खा जाएंगे। देखो देखो, मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो और ये हॉस्पिटल छोड़कर भी अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। इस गांव के लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत है। इस गांव को छोड़कर चले जाओ, चले जाओ इस गांव को छोड़कर। इस हॉस्पिटल को छोड़कर हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते और इंसानों को खाकर हमें अपना पेट भरना पड़ता है। हम मजबूरी में लोगों को मार कर खाते हैं। क्यों नहीं जा सकते इस हॉस्पिटल को छोड़कर? देखो देखो, इस हॉस्पिटल को छोड़कर चली जाओ और मेरी भी जान बख्श दो। जब तक इस गांव का वो जमींदार नहीं मर जाता जिसने हम सबको जला कर मारा, तब तक हमारी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलेगी। तब तक हम इस अस्पताल को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। उस दुष्ट जमींदार ने इस अस्पताल की जमीन हड़पने के लिए इसे जलाकर राख कर दिया। इस अस्पताल के सभी लोग जलकर राख हो गए और वो भूत बनकर यहीं पर भटक रहे हैं। अगर तुम चाहती हो कि अस्पताल दोबारा से स्टार्ट हो जाए, यहाँ पर मासूम गरीबों का इलाज हो, तो उस जमींदार का दिल ला कर दो। उसके बाद हम इस अस्पताल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। देखो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ और जमींदार को सजा मिलनी चाहिए। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं उस जमींदार का दिल तुम्हें लाकर दूंगी, क्योंकि उसने पाप की है, इतना बड़ा पाप किया है। उसके बाद तुम्हें मेरे दोस्त को छोड़ना होगा और इस गांव के अस्पताल को भी छोड़कर जाना होगा। पायल उन सभी भूतों से वादा करके बाहर आ जाती है और गांव के लोगों को जमींदार की सच्चाई बताती है। ये सुनकर गांव के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो जमींदार को भूतों को सौंप देते हैं और वो सभी भूत जमींदार का दिल निकाल कर खा जाते हैं। उन्हें मुक्ति मिल जाती है और वो इस हॉस्पिटल को छोड़कर चले जाते हैं। सुनिधि भी सही सलामत पायल के पास आ जाती है क्योंकि उन्हें मुक्ति मिल चुकी थी। पायल अपने दोस्त को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। पायल और सुनिधि दोनों इस गांव के हॉस्पिटल को दोबारा से स्टार्ट करती हैं और अब इस गांव में कोई भूत नहीं था। इस गांव के गरीब और मासूम लोगों का मुफ्त में इलाज हो रहा था। मम्मी, मेरे लिए भी किताबें और पेंसिल लाकर दो ना, मुझे भी स्कूल जाना है। ठीक है बेटा, तुम भी बहुत जल्द स्कूल जाओगी। मैं तुम्हारे लिए भी नया बैग, कॉपी, पेंसिल और बहुत सारी चीजें लाऊंगी। मम्मी, मैंने सुना है स्कूल में टीचर अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं और बच्चों को प्यार भी खूब करती हैं। हाँ बेटा, देखना जब तुम स्कूल जाओगी तो तुम्हें भी टीचर बहुत प्यार करेंगी। शाम को तुम्हारे पापा को आ जाने दो, फिर मैं उनसे बात करती हूँ। शाम को जब बबली के पिता प्रकाश ऑफिस से घर लौटे तब मालिनी बोली, अब हमें बबली को स्कूल में डाल देना चाहिए। वो 5 साल की हो गई है। वैसे भी पड़ोस वाली ममता दीदी है ना, वो बता रही थी कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर छोटे बच्चों का स्कूल खुला है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम कल चलकर स्कूल देख आते हैं। अगर सब सही हुआ तो हम बबली बिटिया को उसी स्कूल में डाल देंगे। अगले दिन मालिनी और प्रकाश अपनी बेटी बबली को लेकर स्कूल गए। स्कूल बहुत ही सुंदर था। स्कूल में बहुत बड़ा प्लेग्राउंड भी था। उसमें तरह तरह के झूले लगे हुए थे। बबली तो ये सब देखकर बड़ी खुश हो गई। मम्मी, पापा, मुझे इसी स्कूल में पढ़ना है।
देखो तो जरा, इससे अभी से स्कूल में पढ़ने की कितनी जल्दी हो रही है। थोड़े दिन बाद जब मन भर जाएगा ना, तब स्कूल जाने के नाम से रोने लगेगी। ये तुमने सही कहा मालिनी। अच्छा, स्कूल के अंदर चलते हैं, प्रिंसिपल मैडम से बात कराते हैं। दोनों अंदर जाकर स्कूल के प्रिंसिपल कौशल्या से बात करते हैं। प्रकाश और मालिनी को वो स्कूल बहुत पसंद आता है। वो दोनों उसी दिन बबली का स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। अगले दिन बबली यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। उसका स्कूल में आज पहला दिन था, इसलिए वो आज बहुत ही ज्यादा खुश थी। मालिनी बबली को स्कूल छोड़ने जाती है। स्कूल पहुंचते ही स्कूल के गेट पर एक टीचर खड़ी हुई थी। हेलो मैम, मेरा नाम मंजुलिका है। मैं बबली की क्लास टीचर हूँ। आप स्कूल के अंदर नहीं जा सकती, बस बच्चा ही स्कूल में एंट्री कर सकता है। तो आप बबली को छोड़ जाइए, मैं इसे क्लासरूम तक ले जाऊंगी। ओह अच्छा, ऐसी बात है तो आप इसे ले जाइए। बाय मम्मी, छुट्टी में मुझे लेने आना। हाँ मेरी प्यारी बेटिया, तुम अच्छे से पढ़ाई करना, मैं टाइम पर लेने तुम्हें आ जाऊंगी। टीचर मंजुलिका बबली को स्कूल के पीछे के रास्ते से ले जाने लगी। ये देख बबली बोली, मैडम मेरा स्कूल तो वहाँ है ना? हाँ बेटा, पर आपके क्लासरूम का रास्ता यहाँ से है। अगर आप वहाँ से जाओगी तो बड़े बच्चे आपको बहुत परेशान करेंगे। क्या आप चाहते हो आपको बड़े बच्चे परेशान करें? नहीं मैडम जी। तो बस चुपचाप मेरे साथ चलती रहो। टीचर मंजुलिका बबली को लेकर क्लासरूम में पहुंची। वहाँ पहले से ही काफी सारे बच्चे बैठे हुए थे। सभी बच्चे बबली की तरफ देख रहे थे। वो सभी डरे हुए थे, लेकिन बबली इस बात से अनजान थी। वो तो अपना क्लासरूम और बच्चे देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसे क्या पता था कि उसकी ये खुशी कुछ ही पल में गायब होने वाली है। चलो बबली, जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। ठीक है मैडम। बबली अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। उसके बाद टीचर मंजुलिका ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। फिर उसने चौक से ब्लैक बोर्ड में एक मुश्किल सवाल लिखा। उठो चिंटू, जल्दी से मुझे ये सवाल हल करके दिखाओ। ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, मैं ये कैसे करूँगा? मुझे तो अच्छे से गिनती भी नहीं आती। मुझसे जुबान लड़ाएगा? तेरी इतनी हिम्मत? ये कहते हुए टीचर मंजुलिका की आंखें लाल हो गईं और धीरे धीरे वो चुड़ैल रूप में आ गई और गुस्से में चिंटू का कान खींचते हुए उसे सबके सामने खड़ा कर दिया। बबली की हालत चुड़ैल को देखकर खराब हो गई। उसके आंखों से आंसू निकलने लगे और हाथ पैर भी कांपने लगे। अभी के अभी ये सवाल हल कर, वरना तुझे पता है ना मैं बच्चों के साथ कैसा सलूक करती हूँ। सॉरी मैडम, मैं कल घर से सवाल हल करके आऊँगा। प्लीज आप मुझे सजा मत देना। अले ले मेरा प्यारा बच्चा, मैं तुझे कैसे माफ कर सकती हूँ? सजा तो तुझे जरूर मिलेगी, और पिछली बार से भी ज्यादा खतरनाक। इतना कहकर चुड़ैल इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर टूटे हुए बिजली के बोर्ड पर गई। उसमें से 2 बिजली की तारें बाहर निकल रही थी। चुड़ैल बिजली की तारें पकड़कर बोली, अब कितना मजा आएगा जब मैं तुझे करंट लगाऊंगी और तू मेढक की तरह उछलेगा और सारे बच्चे ताली बजाना, ठीक है? नहीं मैडम, ऐसा मत करो प्लीज मैडम, मुझे करंट मत लगा। सब बच्चे ये सब देख डरकर सहम गए। तभी चुड़ैल बिजली के दोनों तारों को चिंटू के हाथों में लगाने लगी। आओ, बचाओ। सॉरी मैडम। चिंटू को ऐसे चिल्लाते देख चुड़ैल को और भी मजा आया। वो बार बार उसे बिजली का करंट देने लगी। चुड़ैल ने तब तक ऐसा किया जब तक चिंटू बेहोश नहीं हो गया। उसके बाद चुड़ैल ने बबली को अपने पास बुलाया। अरे मेरी बच्ची, मैं तुझे कैसे भूल गई? तेरा तो मेरी क्लास में पहला दिन है और मैंने तेरा स्वागत भी नहीं किया। ये तो बहुत गलत बात है। मम्मी, मुझे मम्मी के पास जाना है। मम्मी चाहिए मुझे। चुप, बिल्कुल चुप। अगर जरा सी भी आवाज निकाली तो मैं तुझे टकली कर दूंगी, समझी? और अगर तूने घर जाकर कुछ भी बोला तो मैं कल तुझे पंखे से उल्टा लटका दूंगी और चूहे वाले कमरे में अकेला बंद कर दूंगी। बबली डर के मारे चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकलने बंद नहीं हुए। चुड़ैल ने बबली को खूब डराया और मारा भी। पूरे दिन भर चुड़ैल किसी न किसी बच्चे को मारती ही रहती है, जैसे उसे ऐसा करने से कितना मजा आ रहा हो। इतना करने से भी चुड़ैल का मन नहीं भरा। तभी उसने बच्चों को मारने के लिए एक मोटा डंडा निकाला। इतने में स्कूल की छुट्टी की घंटी बज गई।
बच गए तुम सब, जाओ अब यहाँ से। लेकिन हाँ, अगर किसी को कुछ बताया तो याद है ना मैं क्या करूँगी तुम लोगों का। बबली डरते हुए क्लासरूम से बाहर भागी। गेट पर उसकी माँ मालिनी उसका इंतजार कर रही थी। बबली तुरंत अपनी माँ से लिपट गई। वो बहुत ही घबराई हुई थी और पूरे रास्ते वो बिल्कुल चुपचाप रही। घर पहुंचकर बबली को गुमसुम देख मालिनी ने पूछा, क्या हुआ बबली बेटा, सुबह तो तुम इतनी खुश थी और अभी इतनी चुप चुप क्यों हो? क्या हुआ, स्कूल अच्छा नहीं है क्या? नहीं मम्मी, वो कुछ नहीं, स्कूल अच्छा है, मैडम भी अच्छी है। बबली चुड़ैल टीचर के डर से अपनी माँ को सच नहीं बता पाई। वहीं मालिनी ने सोचा पहली बार स्कूल जाने की वजह से बबली थक गई है, इसलिए मालिनी ने बबली की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर अगली सुबह जब स्कूल जाने का टाइम हुआ तब बबली स्कूल जाने से घबराने लगी। मम्मी, वो मेरे पेट में दर्द है, मुझे स्कूल नहीं जाना। देखा प्रकाश, मैंने आपसे कहा था ना, 1-2 दिन बाद इसके स्कूल ना जाने के बहाने शुरू हो जाएंगे। नहीं मम्मी, सच में मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मालिनी बबली की एक नहीं सुनती और उसे जबरदस्ती स्कूल छोड़ आती है। फिर वहाँ से वही टीचर मंजुलिका उसे क्लासरूम में लेकर गई और क्लासरूम में जाते ही टीचर मंजुलिका एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। उसके बाद उसने फिर से बच्चों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वो बच्चों को मारती, पीटती और खूब डराती। ऐसे ही कई दिन बीत गए। धीरे धीरे मालिनी को अपनी बेटी बबली पर शक होने लगा कि आखिर वो कुछ दिनों से इतनी चुप चुप और डरी हुई क्यों है। फिर एक दिन मालिनी अचानक छुट्टी होने से पहले ही स्कूल जा पहुंची। फिर स्कूल के रिसेप्शन पे जाकर रिसेप्शन पर बैठी मैडम से बोली, मैडम, मेरी बेटी बबली को भेज दीजिए, वो दरअसल हमें अचानक कहीं जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं अपनी बेटी को लेने जल्दी आ गई। बबली? कौन बबली मैडम? पिछले महीने ही मैंने अपनी बेटी बबली का एडमिशन इसी स्कूल में करवाया है, वो नर्सरी क्लास में पढ़ती है। अच्छा, आप रुकिए, मैं अभी पूछकर बताती हूँ। वैसे मुझे हर बच्चे की जानकारी रहती है, जहाँ तक मुझे लगता है आपकी बेटी बबली यहाँ नहीं पढ़ती। इतना कहकर रिसेप्शन पर बैठी मैडम ने जैसे ही फोन करके पता लगाया तो उसे पता चला कि बबली नाम की कोई बच्ची नर्सरी क्लास में नहीं पढ़ती। मैंने बोला था ना आपको, यहाँ बबली नाम की कोई बच्ची नहीं पढ़ती। मालिनी ये बात सुनकर घबरा गई और उसने पूरे स्कूल में हंगामा मचा दिया। तभी वहाँ स्कूल की प्रिंसिपल कौशल्या आई और बोली, क्या हुआ, आप स्कूल में इस तरह से शोर क्यों मचा रही हैं? स्कूल वाले कह रहे हैं मेरी बेटी यहाँ नहीं पढ़ती, जबकि मैं उसे रोज स्कूल छोड़कर जा रही हूँ और छुट्टी में मुझे वो गेट पर मिलती है। आपको तो याद ही होगा ना मैडम, मैं और मेरे पति अपनी बेटी का एडमिशन करवाने आपके पास आए थे। अरे हाँ, याद आया, आप तो उसी दिन अपनी बेटी का एडमिशन करवा कर गए थे, पर आपकी बच्ची अगले दिन से स्कूल ही नहीं आई। हमें लगा शायद आपका मन बदल गया होगा, लेकिन आप कह रही हैं कि वो रोज यहाँ पढ़ने आती है, तो चलिए मैं आपके साथ मिलकर आपकी बेटी को ढूंढती हूँ। मालिनी ने बबली को स्कूल में हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी होते ही मालिनी ने बबली को स्कूल के पीछे के रास्ते से आते हुए देख लिया। बबली, मेरी बच्ची, तुम कहाँ थी मेरी बच्ची? शुक्र है तुम मिल गई। मम्मी, मैं अपनी क्लास में थी। इतने में स्कूल की प्रिंसिपल कल्याणी बबली के सर पर हाथ रखते हुए बोली, बबली बेटा, आपकी क्लासरूम कहाँ है? हमें भी वहाँ तक लेकर चलो। बबली स्कूल के पीछे के रास्ते से उन्हें क्लासरूम तक लेकर गई। उस क्लासरूम को देखकर प्रिंसिपल कल्याणी सारा माजरा समझ गई। अच्छा, मैं सब समझ गई हूँ कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है। दरअसल कुछ समय पहले इस क्लासरूम में मंजुलिका नाम की टीचर नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाया करती थी। वो बच्चों को बहुत ही बुरी तरीके से मारा करती थी और जब एक बच्चे के पेरेंट्स ने उसकी कंप्लेंट की तो हमने उसे स्कूल से निकाल दिया, लेकिन उसने स्कूल में बहुत सारा हंगामा कर दिया और निकलने से मना कर दिया। जब हमने उसकी एक ना सुनी तो एक दिन उसने अपनी क्लास के सभी बच्चों को जहर देकर मार डाला और खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद हमने ये क्लासरूम हमेशा के लिए बंद कर दिया। पर बबली तो अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के बारे में हमें बताया करती थी, तो वो बच्चे कौन हैं? वो वही बच्चे हैं जो मर चुके हैं। ये सब सुनकर मालिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर अगले दिन प्रिंसिपल कौशल्या ने स्कूल में शांति पाठ करवाकर चुड़ैल को उसी क्लासरूम में बंद करवा दिया।
उस दिन के बाद से बबली स्कूल जाने के नाम से कभी नहीं डरी और हर रोज खुशी खुशी स्कूल जाने लगी।